हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जो सीटी 12 लेवल की जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। देखो विद्यार्थियों, आज मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो या फिर वीडियो को शेयर करो या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी मैं आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने सीटी 12 लेवल का फॉर्म भरा है, अगर आप सीटी 12 लेवल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है कि आपको आपके पास अंतिम समय है ना, इसमें आपको न तो बुक पढ़नी है, ठीक है, नहीं आपको टेस्ट देनी है और नहीं ज़्यादा आपको मैराथन क्लास लेनी है। आपको अंतिम समय में सिर्फ एक ही बात करनी है, वो आपके लिए क्या है, आपको अंतिम समय में ओल्ड क्वेश्चन पढ़नी है। सिर्फ 2 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अंतिम आपके पास जितना भी समय है, 5 दिन 10 दिन, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें 70% तक क्वेश्चन आपके ओल्ड रिपीट होते हैं। मान लो आपके राजस्थान जी की 50 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें से 35 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे ओल्ड। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ओल्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको ओल्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर जी हमको ओल्ड क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, तो ओल्ड क्वेश्चन आपको अगर लेने हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ओल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें एक लिंक पिन की गई है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे जितने भी आपके लगभग बताऊं तो 1000 के समथिंग आपके ओल्ड क्वेश्चन है। प्रत्येक डेली आप 100 क्वेश्चन पढ़ो, 10 दिन में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक ओपन करनी है और वहां से आप जो टेलीग्राम आइए ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थियों, कोई भी एग्जाम होती है उसमें 70% तक क्वेश्चन आपकी रिपीट होती है। हाल ही में महिला सुपरवाइजर और स्टेनोग्राफर एलडीसी एग्जाम थी, उनमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन ये ओल्ड रिपीट हुए थे। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं और ना ही आपको मैराथन क्लास नहीं है, ना ही आपको बुक पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देख लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग आपकी 35 मिनट की क्लास होगी, कहीं पर स्किप मत करना। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो बिथोड़ा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, चेलवास का युद्ध या फिर विकल्प ए और बी दोनों। देखो भाई, आप सभी को पता है जैतारण का युद्ध है, ये किसको कहा जाता है, ये आपके गिरी सुमेल के युद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गिरी सुमेल के युद्ध को। ऑप्शन में इसमें बी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है गिरी सुमेल का युद्ध है, ये आपका 1544 में हुआ था, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि डेसिबल है। डेसिबल बताओ भाई, एक क्या है, एक आपका वाद्य स्वरक है, या फिर एक वाद्य यंत्र है, या फिर सुरंग का एक तरंग दैर्ध्य है, या फिर ध्वनि मापने की इकाई है। देखो ये आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। डेसिबल आप सभी को पता है क्या है, डेसिबल आपकी एक ध्वनि मापने की इकाई है। डेसिबल आपकी क्या है, एक ध्वनि मापने की इकाई। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो आपकी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। आप सभी को पता है लूणी नदी है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है, ठीक है। अजमेर के नागपाट से क्या होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है लूणी, अजमेर, उसके बाद पाली, नागौर और जालोर, जोधपुर और बाड़मेर इन क्षेत्रों में बहती है। और आपकी जो लूणी की सहायक नदी है ना, उसमें से एक जोजड़ी नदी है। कौन सी नदी है, एक जोजड़ी नदी। वो आपकी क्या, अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जोजड़ी, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बाकी आपकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी सारी क्या है, वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, किंतु परंतु बट जोजड़ी आपकी नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि आपके सेटेराइट है निम्नलिखित में से किस धातु का आवश्यक है। देखो विद्यार्थियों, इस क्लास की एक ही विशेषता है, ये लगभग आपकी 35 मिनट की क्लास होगी और इस क्लास में आपके सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, सब के क्वेश्चन डाले। बस आपको 35 मिनट क्लास को स्किप नहीं करना है। टेलीग्राम आप बाद में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्लास पूरी होना तब ज्वाइन कर लेना। तो सेटेराइट है, ये निम्नलिखित में से किस धातु का आवश्यक है। जैसे आपको लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, चांदी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा लोहा। सेटेराइट आपका किसका है, ये आपका लोहा का है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने वाला कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने वाला कंप्यूटर आपका कौन सा है। एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर उपयुक्त सभी। मौसम की भविष्यवाणी है, ये कौन से कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। ध्यान से देख लेना भाई, सुपर कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। अगर आपको पूछ लेता है कि सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे, मौसम की भविष्यवाणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एक तो आपका हो गया तू, एक हो गया तुम, एक हो गया तेरा। आदि है ना, ये हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे उत्तम है, अन्य है,
मध्यम है या फिर सर्वोत्तम है? ये आपके हिंदी से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपके हो जाएंगे मध्यम। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तू तुम तेरा आदि ये आपके सर्वनाम है ना, ये हो जाएंगे सर्वोत्तम। क्या हो जाएंगे? ये आपके सर्वोत्तम नहीं, मध्यम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मध्यम। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया है? ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका राजस्थान की हिस्ट्री से। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के किस राणा को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है या फिर विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तो आप क्या बताओगे? हमीर को कहा गया है। मेवाड़ के किस राणा को कहा गया है? हमीर को कहा गया है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि किस प्रशस्ति में कहा गया है या फिर किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो ये आपके कृत्य स्तंभ प्रस्तुति में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? कृत्य स्तंभ प्रस्तुति में देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या, हाँ रण राज प्रशस्ति है ना, इसके आपके जो रचनाकार है या फिर लेखक है, जो है आपके रचनाकार है, ये राज प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, आप सभी को चार ऑप्शन दे रखे हैं। शाहजहां, एक है जहांगीर, एक है औरंगजेब, एक है अकबर। देखो जयपुर के जो स्वाई जयसिंह द्वितीय है ना, इनको आपको स्वाई की उपाधि है ना, ये किसने दी थी? ये आपकी दी थी औरंगजेब ने। एक ध्यान रखना, एक आप कहते हैं जयसिंह, ठीक है, कौन आते हैं? जयसिंह। इनको है ना मिर्जा की उपाधि, अगर आपको पूछ ले जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो आप क्या बताओगे? शाहजहां ने। और अगर आपको पूछ लिया जाए स्वाई जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी, तो आप बताओगे औरंगजेब। यानी मिर्जा की तो उपाधि दी थी शाहजहां के द्वारा, और जो स्वाई की उपाधि है वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। चलो अब आपको एक बात पूछता हूं, आपको क्या बताना है कमेंट करके, मानसिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी? फरजंद की उपाधि, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुरा प्रतीक है। तुरा कलंगी लोकनाट्य है, उसमें तुरा किसका प्रतीक है? जैसे शिव का है, लक्ष्मी का है, लक्ष्मी का है, पार्वती का है या फिर विष्णु का है। तो तुरा कलंगी आपका जो लोकनाट्य है, इसमें तुरा है ना, तुरा वो आपका किसका प्रतीक हो जाएगा? वो आपका गुरुजी शिव का प्रतीक हो जाएगा, शिव भगवान का हो जाएगा। ऑप्शन में इसमें है ना ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने राजस्थान की किस बोली को भिल्लों की बोली भी कहा गया है या फिर भिल्लों की बोली भी कहा है? आप सभी को पता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन आपके कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन है, इन्होंने राजस्थान की जो बोलियां है, भाषा है, इनका विभाजन किया था। ठीक है, इनका क्या किया था? वैज्ञानिक विभाजन किया था। आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो भाषा है या फिर बोलियां है, इनका वैज्ञानिक विभाजन है, ये किसके द्वारा किया गया था बोलियों का? ये आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन है, इन्होंने राजस्थान की किस बोली को भिल्ली बोली भी कहा है? भील की बोली किसको कहा है? मेवाड़ी को, बागड़ी को, हाड़ौती को, डुंडाड़ी को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा? बी हो जाएगा। वागड़ी को, वागड़ी बोली है ना, उसको क्या कहा गया है? भिल्लों की बोली की संज्ञा दी गई है। और वागड़ क्षेत्र आप सभी को पता है, वागड़ी बोली ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपके जैसे बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया, एक तो कौन सा क्षेत्र हो गया? बांसवाड़ा, एक आपका हो गया डूंगरपुर। इस क्षेत्र में आपकी क्या बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव है, रणथंभौर है, मरु उद्यान है या फिर मुकुंदरा हिल्स है? देखो भाई, इसमें आना आपका कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा उद्यान है ना, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा रणथंभौर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर केंद्र है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर केंद्र है। और केवलादेव आपका कहाँ पर है? भरतपुर केंद्र है। कहाँ पर है? भरतपुर केंद्र है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर केंद्र है। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर केंद्र है। और मुकुंदरा हिल्स है, ये आपका कहाँ पर है? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। मुकुंदरा हिल्स आपकी कहाँ पर है? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना था? आप सभी को पता है राजस्थान का लिंगानुपात तो कितना है? 928 है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया? शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। 833, 883,
888, 927। राजस्थान का शीर्ष लिंग अनुपात हो जाएगा, 3 बार आपको 8 लिख देना है, 8 8 8, यानी 888 हो जाएगा। राजस्थान का शीर्ष लिंग अनुपात कितना है? 888। एक बात आपको साथ में ये भी ऐड करनी है, जो आपका राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो आपका जिला है ना, वो आपका है डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर का आपका लिंगानुपात है 994। कितना है? 994। और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले है ना, वो आपके हो जाएंगे चूरू और राजसमंद। वो आपके कौन से हो जाएंगे? चूरू और राजसमंद हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई थी? आप सभी को पता है राजस्थान की जो आकृति है वो पतंग आकार है और विषम चतुष्कोणीय है, ये आप सभी को पता है। लेकिन ये है विषम राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, ये सर्वप्रथम किसने बताई थी? कर्नल जेम्स टोड ने, या फिर विलियम ने, या फिर टी.एच. हेंडले ने, या फिर गौरीशंकर ओझा ने? आप सभी को पता है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, या फिर राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की आकृति है ना, ये बताई थी टी.एच. हेंडले ने। किसने बताई थी? विषम चतुष्कोणीय, तो ये बताई थी आपके टी.एच. हेंडले ने। और अगर आपको पूछा जाए राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है भैया? आपकी पतंगाकार है। ये बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। अगला प्रश्न देखो। चलो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा आपकी कौन सी है? ये प्रश्न आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। जैसे एल्डीसोल है, एंटीसोल है, वर्टीसोल है, या फिर एल्फीसोल है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपकी पाई जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी एंटीसोल। ध्यान से देख लेना भाई, एंटीसोल मृदा है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी को लॉक कर देना। वेरी गुड। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आप सभी को पता है राजस्थान का आपका जो शिशु लिंगानुपात है ये कितना है? ये आप सभी को पता है 888 है। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झुंझुनू, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला बांसवाड़ा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला है ये आपका हो जाएगा झुंझुनू। न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू और सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लोह धातु किस किस्म का होता है? ये इंडिया जीके से प्रश्न बन गया है भाई आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा देख लेना भाई। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लोह धातु है ये किस किस्म का है? हेमटाइट का है, मैग्नेटाइट का है, या फिर लिमोनाइट का है, या फिर सिडेराइट का है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा रे? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी हेमेटाइट का। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस धातु की किस्म का है? हेमेटाइट का है। ऑप्शन नंबर आप क्या कर लेना? एक को लॉक कर देना। चलो ए ऑप्शन लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओरई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह आपके राजस्थान जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरई परियोजना है ये आपके किस जिले में है? जैसे सीकर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ओरई परियोजना है ये आपके किस जिले में हो जाएगी? ये आपके गुरुजी चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगी। कौन से जिले में हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगी। एक चित्तौड़गढ़ में आपका बांध और है राणा प्रताप सागर बांध। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है ना, ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ भी, राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। देखो, राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये पूछे गए हैं। नरोत्तम लाल जोशी है, लाल सिंह सस्वात है, या फिर लाल सिंह सक्तावत है, या फिर नारायण सिंह है, या फिर प्रभुदयाल है। देखो, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अगर आपको अध्यक्ष पूछे जाए ना, अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तब तो आपके हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अगर आपको अध्यक्ष पूछे तब तो आपके हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी। और अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष आपके हो जाएंगे लाल सिंह सक्तावत और अध्यक्ष आपके हो जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी। दोनों ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। तो ए अध्यक्ष, बी आपके उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विद्यार्थियों, ये जो आपकी प्रमुख योजना है ना जितनी भी, उन सभी को एकदम कंठस्थ याद कर लेना, एकदम रट लेना। एक दो योजना कन्फर्म आएगी
है, एक दो योजना है, ये आपकी कन्फर्म आएगी, चाहे कोई भी योजना पूछ ली जाए। अब पूछा क्या है कि स्लैब ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत है ये कब की गई थी? 1996, 1980, 1989, 1990। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी कब? इसकी शुरुआत आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1989 के अंदर। कब हुई थी? 1989 के अंदर। इसमें आप सी ऑप्शन लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? ये बताओ भाई, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है ये राज्य के किस जिले में होता है? ये प्रश्न बन सकता है भाई, क्योंकि सीटी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम थी ना, वहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार लगा लो भाई। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है ये निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। देखो आपको पता है बड़ला सोलर पार्क है, बड़ला, ये एग्जाम में 2-3 बार आ गया है। बड़ला सोलर पार्क है ना, बड़ला सोलर पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये गुरुजी आपका जोधपुर के अंदर है। और प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में ये पूछा गया कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन ये कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि पन्ना मंडी है ये कहाँ पर स्थित है? ये बताओ, पन्ना मंडी आपकी कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान जीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो पन्ना मंडी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? पन्ना मंडी गुरुजी आपकी देखो जोधपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है, तो ये हो जाएगी जयपुर के अंदर। पन्ना मंडी आपकी कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन में आप विकल्प नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पपीते को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये देख लो भाई, आपकी साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। पपीते को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम सल्फाइड का? बताओ इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको पपीते के पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा? इसमें आपको कैल्शियम कार्बाइड का करना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी धातु है, ये बात आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 क्या कह रहा है? कार्बन, और विकल्प नंबर बी कह रहा है नाइट्रोजन, विकल्प नंबर सी कह रहा है कैल्शियम, विकल्प नंबर डी कह रहा है ऑक्सीजन। तो आपको प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो इसमें देखो आपके जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम वो एक क्या हो जाएगी? एक धातु हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बाकी 3 कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कोई धातु नहीं है, ठीक है, ये कोई धातु नहीं है। चलो अगला प्रश्न, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कण आपको पता है इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा? आरबीसी। ये शरीर के किस अंग में बनता है? जैसे अस्त, मज्जा में, हृदय में, गुर्दा में, तिल्ली में। तो ये आपका कहां पर बनता है? वेरी गुड, ये आपका बनता है हस्ती में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी कला किस जिले की प्रसिद्ध है? मीनाकारी कला आपकी किस जिले की प्रसिद्ध है? पाली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो मीनाकारी कला है ना, मीनाकारी कला ये आपकी हो जाएगी जयपुर जिले की। कौन सी जिले की हो जाएगी? जयपुर जिले की हो जाएगी। एक आपका नाम आता है ब्लू पोट्री, एक कौन सा नाम आता है? ब्लू पोट्री। ये भी ध्यान रखना, ब्लू पोट्री है, ये भी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी आपके जयपुर जिले की हो जाएगी, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि सागड़ी प्रथा है, बताओ सागड़ी प्रथा आपकी संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बंधुआ मजदूर से है, मृत्यु बोझ से है, या फिर वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा है, या फिर पुत्री के विवाह पर रुपये की जाने वाली की प्रथा है? बताओ भाई, जो आपकी सागड़ी प्रथा है ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी किससे हो जाएगी? ये आपके मजदूरों से संबंधित हो जाएगी। ध्यान रख लेना, 1-2 एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करो भाई। ये आपके प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग से। किससे प्रश्न पूछा गया? रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दिए गए विकल्प या फिर अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 7, 12, 18, 33। देखो अगला क्या कर रहा है? 3 से अगर 7 ला रहा है तो क्या कर रहा है अगला? अगला कर रहा है गुरुजी कुछ भी नहीं कर रहा है, अगला यहाँ पे 4 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है? 4 प्लस कर रहा है। फिर अगला क्या कर रहा है? 4, 7 से है ना, 7 से 12 ला रहा है, तो अगला क्या कर रहा है? 5 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है? 5 प्लस कर रहा है। फिर अगला 12 से 18 ला रहा है, क्या कर रहा है? 6 प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है अगला? 6 प्लस कर रहा है। फिर 18 से अपन को क्या कर देना है? 7 प्लस कर देने हैं, ठीक है। अपन 7 प्लस करेंगे तो अपने 25 आएंगे, ठीक है। 25 आ गया, यहाँ तक बात कर ले रहा। फिर आगे 25 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएंगे?
33 आएंगे, यानी श्रृंखला बन रही है ना, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, यानी बताना था हमें बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो बीच में गुरुजी आपकी आ जाएगी कौन सी, बीच में आ जाएगी आपकी 25, यानी 25 आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है ना, ये राइट हो जाएगा। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, ऐसे आपकी श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी है, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीमसेन की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी। जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीमसेन की जो पुत्री है कृष्णा कुमारी, उसकी सगाई हुई थी। भीमसिंह, मानसिंह, तख्त सिंह या फिर विजय सिंह। तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे, किसके साथ हुई थी, इनकी जो सगाई है वो किनके साथ हुई थी, इनकी हुई थी आपकी भीमसिंह के साथ। ठीक है, किसके साथ हुई थी, भीमसिंह के साथ हुई थी। और आप सभी को पता है कृष्णा कुमारी ये कहाँ की राजकुमारी थी, ये अब आपकी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी के विवाह ने पूरे क्या कर दिया था, राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दिया था। और कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, ये प्रश्न ऑलरेडी 2-3 बार बन चुका है। वनरक्षक, थर्ड ग्रेड, इन 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, मेवाड़ की। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसमें देखो आपका विकल्प नंबर डी है ना, एनीमोमीटर। विकल्प नंबर 4 है ना, एनीमोमीटर। इसका जो प्रयोग है ना आपका, ये आपका किया जाता है किसमें, हवा के बल और वेग को मापने में किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का प्रयोग है ना वो हम किसके लिए करते हैं, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। ये बात आपको क्या करनी है, कमेंट करके बतानी है कि लेक्टोमीटर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके जो आपका पॉलिटिकल है किसकी, भारत की जो संविधान है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान है ना, मूल वहां पर पूछिए कि कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान में नहीं पूछिए, मूल के अंदर पूछा गया है। 7, 8, 10, 12। तो मूल संविधान में आपकी हो जाएगी 8। मूल संविधान में गुरुजी आपकी कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रोक फोस्टवेट सर्वाधिक किस खान से निकलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। रोक फोस्टवेट है, रोक फोस्टवेट है, ये सर्वाधिक किस खान से निकलता है। रामपुरा, आगुचा, चौथ का बरवाड़ा, नाथरा की पाल या फिर झामर कोटड़ा। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो खनिज है ना यहाँ से कन्फर्म, ये खान है ना इनकी प्रमुख खाने, इनकी प्रमुख जितनी भी खाने हैं ना वहां से 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। सीटी ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी शिफ्ट थी ना सारी शिफ्ट में प्रश्न आया था। तो इसमें क्या पूछा है कि रोक फोस्टवेट सर्वाधिक किस खान से निकलता है। तो यह आपका निकलता है झामर कोटड़ा। किससे निकलता है, जामर कोटड़ा से, जामर कोटड़ा से। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है। मैंने बोला था ना कि आपकी प्रमुख योजना है ना, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, कन्फर्म क्वेश्चन बनेगा भाई। यहाँ से एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछा है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, इसका संबंध बताओ। महिला सशक्तिकरण से है, अनुसूचित जनजातीय उत्थान से है, अल्पसंख्यक युवाओं से है या फिर उपयुक्त सभी। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का गुरुजी आपका संबंध हो जाएगा महिला सशक्तिकरण से। किससे हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण से हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एक को लॉक कर देना। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण है, इसका गठन पूछा है 1990, 1988, 1992, 2000। तो राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन आपका किस डेट किस ईयर में हुआ था। तो गुरुजी इसका गठन आपका हुआ था 1988 के अंदर। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण है ना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, इसका गठन हुआ था 1988 के अंदर। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। देखो आप सभी को पता है, जैसे ये आपकी विधान संसद और विधानमंडल है ना, यहाँ पर उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च सदन कौन सा है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका उच्च सदन हो जाएगा विधान परिषद। ध्यान से देखना भाई, आप विधानसभा मत करके आ जाना। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है ना, उच्च सदन, वो हमेशा कौन सा होगा, विधान परिषद ही होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी राइट होगा।
ठीक है, बी को लॉक कर देना। वेरी गुड। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बोला था ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, ये किसमें निहित होती है। जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, ये आपकी किसमें निहित होती है। राज्य की प्रत्येक कार्यपालिका शक्ति आपकी हो जाएगी राज्यपाल के अंदर निहित। ठीक है, ये किसके अंदर निहित होती है, राज्यपाल में होती है। विकल्प नंबर आपका बी यहां से वापस राइट हो जाएगा, ये बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। चलो, और राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, आरपीसी, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है ना, वो राज्यपाल को ही सौंपती है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताओ भाई कौन कौन से हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। या फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र है। या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। तो सरदार सरोवर परियोजना है ना, इससे लाभान्वित होने वाले जिले आपके एक तो हो जाएगा गुजरात, ठीक है, एक हो जाएगा महाराष्ट्र, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा राजस्थान। ये सारे के सारे आपके क्या है, आपके ये किसके हैं, ये आपके सरदार सरोवर परियोजना है, इससे लाभान्वित होने वाले जिले के क्रम है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल में अस्तित्व नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें 3 दर्रे है ना, 3, ये 3 दर्रे तो आपके कहाँ पर है गुरुजी, हिमाचल के अंदर स्थित है। और एक दर्रा आपका नहीं है, जो आपका 12 लाचाला है ना, ये आपका है। और रोहतांगा है, ये भी आपका, रोहतांग है ये भी हिमाचल में है। सिप किला है ये भी है। बनिहाल दर्रा है ना, ये आपका हिमाचल के अंदर अस्तित्व नहीं है। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। अमरकंटक पर्वत आपकी जो चोटी है, वहां से किन दो नदियों का आपका क्या है, उद्गम है, ये होता है। नर्मदा व सोन का, नर्मदा व ताप्ती का, रामगंगा व गोमती का, या फिर महानदी व गोदावरी का। तो अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है भाई, तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा नर्मदा, एक तो आपकी है नर्मदा, एक आपकी है सोन। नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इनका आपका होता है गुरुजी उद्गम अमरकंटक से। कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। चलो, विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बताओ भाई, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये आपकी कब की गई थी, इसमें बताओ भाई। विकल्प आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसमें गुरुजी विकल्प नंबर है ना आपका 3 है ना, ये राइट हो जाएगा। 2005 के अंदर मुख्यमंत्री सड़क योजना आपकी कब शुरू की गई थी, तो 2005 के अंदर आपकी ये की गई थी। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या फिर 25 अप्रैल। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना, ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलो, एक को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि सेम की समस्या प्रभावित क्षेत्र है। बताओ भाई, राजस्थान में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भाई। उत्तरी है, पूर्वी है, दक्षिणी है या फिर उत्तरी पूर्वी है। तो सेम की समस्या से आपका प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी। ध्यान से देख लेना भाई, राजस्थान के उत्तरी साइड के जो जिले हैं ना, एक तो आपका हो गया गंगानगर, एक तो कौन सा हो गया गंगानगर, एक आपका हो गया हनुमानगढ़। ये आपके क्या है, हनुमानगढ़। ये सभी आपके क्या है, हाँ, तो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। एक तो आपका गंगानगर हो गया, एक आपका हनुमानगढ़ हो गया। ये सभी आपके क्या है, ये दोनों जिले सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। यानी आप सभी को पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आपके राजस्थान के उत्तरी साइड के जिले हैं। तो सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र आपका उत्तरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मांदलिया पहना जाता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है, ये आपको बताना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका मांदलिया है ना, मांदलिया ये आपका पहना जाएगा महिलाओं के द्वारा गले में। ये किसका आभूषण है, मांदलिया ये आपके महिलाओं का आभूषण है। किसका आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है। और ये कहाँ पर पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है रे, गले में। इसमें विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे स्टार लगा लो सारे के सारे। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसने की थी या फिर किसके द्वारा की गई।
तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना आपकी हो जाएगी रामसिंह द्वितीय के द्वारा, सॉरी रामसिंह द्वितीय के द्वारा हो जाएगी गुरुजी। ऑप्शन में आप क्या कर लेना, विकल्प नंबर 2 को सही कर लेना। चलो 2 को सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ भाई। अब आपको पता है एक शुद्ध शब्द है ना, आपको एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो शुद्ध शब्द है ना, इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, सुसुरसा है ना, सुसुरसा, ये आपका ऐसे लिखा जाता है, सुसुरसा, ठीक है, सुसुरसा, ये आपका ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। बी को चलो लॉक कर दो। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द बताना है, और ये आपकी हिंदी से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, हिंदी से पूछा गया है, और हिंदी के आपके 10 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा, जानने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तपस्वी है, सन्यासी है, जिज्ञासु है, पिपासु है। तो आप सभी को पता है जिज्ञासु, जिज्ञासु किसको बोलते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है, जो कोई चीज जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं ना, कि जिज्ञासा हो रही है क्या तेरे को, जिज्ञासा यानी कोई जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासा बोलते हैं, और जानने की इच्छा रखना वाला है वो जिज्ञासु कहलाता है। चलो अगला देखो, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में था। ये बात आपसे पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो वैसे लिंगानुपात ये तो आपका हो जाएगा 928, लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात नहीं, ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर का। किसका हो जाएगा, डूंगरपुर का हो जाएगा। डूंगरपुर का आपका लिंगानुपात कितना था, 944 था भाई। प्रति 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थी, सॉरी 994, 944 नहीं 994। और सर्वाधिक किसका हो जाएगा, डूंगरपुर का हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा था, इसमें यही बात पूछी गई थी कि सर्वाधिक किस जिले का है, तो सर्वाधिक आपका डूंगरपुर का हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बताओ भाई। इसमें क्या बोल रहे हैं, कथन दे रखे हैं, उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। पहले एकदम अच्छे से कथन को पढ़ लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे आगे हल करेंगे। देखो भाई अगला क्या बोल रहे हैं कि सभी शेर हैं वो जानवर है। ये मान लो शेर है आपके, ठीक है, ये क्या है, शेर है। ये सभी क्या है, एक सेकंड, ये मान लो क्या है, पहले इसको मान लो, ये पहले आपके क्या है, जानवर है। ये जानवर है ना, सभी शेर है ना, ये जानवर है। तो ये मान ली शेर हो गए, ये शेर हो गए ना, तो इसके ये अंदर वाले तो क्या है, शेर है। ये क्या है, शेर, और बाहर वाले क्या है, जानवर है। तो ये शेर सारे क्या है, जानवर है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सभी बाघ जानवर है, तो यहाँ पर ये बाघ हो गई, ये बाघ है ना, ये बाघ, ये आप सभी को पता है, सभी क्या है, जानवर है। सही है, एकदम डायग्राम सही बना है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है कि सभी बाघ शेर है। अब ये कोई जरूरी है क्या सभी बाघ शेर है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ जानवर बाघ नहीं है, कुछ जानवर है वो आपके बाघ नहीं है, कुछ जानवर है वो बाघ नहीं है। ये तो गलत बात है, क्योंकि बाघ है वो सारे के सारे क्या है, जानवर है। तो बाघ सारे के सारे जानवर है, तो जितने भी जानवर है तो वो क्या होंगे, बाघ ही होंगे, ठीक है। क्योंकि तो अलग बोल दिया, कोई कन्फर्म थोड़ी ना कह सकते हैं कि कुछ जानवर है वो बाघ नहीं है। ये कोई कन्फर्म नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें ना न तो एक सही है और न ही 2 सही है। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट होगा, विकल्प नंबर आपका डी राइट होगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 कोई ही नहीं निकलता है। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनो। लगभग आपकी क्लास मैंने ले ली है, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको एक बात क्या सुनिए, मैं आज की क्लास में आपको ये नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर आप वीडियो को लाइक करो, या फिर वीडियो को शेयर करो, कुछ भी नहीं बोलूँगा। आपकी इच्छा है तो आप कर देना। लेकिन अब आपको टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल, इसको आपको सभी को अत्यावश्यक रूप से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट किसके क्वेश्चन भाई, जैसे ओल्ड क्वेश्चन है राजस्थान जी की, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी को पता है, आप कोई भी एग्जाम देख लो, स्टेनोग्राफर की देख लो, एलडीसी की देख लो, महिला सुपरवाइजर की देख लो, 3rd ग्रेड की देख लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता है एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना राजस्थान जी के, तो उसमें 70 क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, 70%। यानी 100 में से 70 क्वेश्चन तो वही पुराने वाले आते हैं। हाँ 30% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। 100 में से आपको 30 तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 20 मान लो, 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर न तो बुक में मिलेगा, एंड न आपको क्लास में मिलेगा कहीं पे, न आपको किसी के कोर्स में मिलेगा, न टेस्ट सीरीज में मिलेगा। वो पहली बार छपेंगे, जैसे इस बार संत वाला क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से नए क्वेश्चन बनते हैं, तो वो तो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है ना, आपको जैसे स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा है ना कि हमारी क्लास से आ गया, वो आ गया, हमारी बुक से आ गया, तो वो क्वेश्चन तो आपको ओल्ड में मिल जाएंगे। वो सारे ओल्ड के ही आते हैं, न किसी के किताब के आते हैं, न किसी के आपके कोर्स के आते हैं, न किसी के टेस्ट सीरीज के आते हैं।
और अगर आपको पता है स्क्रीनशॉट ये सब लगाते हैं ना, ये ओल्ड क्वेश्चन ही होते हैं। और अगर किसी में दम है ना तो वो नए प्रश्न आते हैं ना, नए प्रश्न जो आपके लगभग 100 में से 20% नए प्रश्न बनते हैं, उनका लगा कर दिखाओ। ये ओल्ड क्वेश्चन तो आप सभी को पता है हमेशा रिपीट होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लगाने से क्या फायदा हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ अब आपको ना अंतिम में न तो क्लास लेनी है, नई आपको कोर्स देखना है, नई आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, नई आपको मैराथन लेनी है। बस आपको ओल्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। गुरुजी ओल्ड क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है? कमेंट बॉक्स में मैंने आपको ऊपर लिंक कर रखी है, मैसेज में एक पिन, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ओल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपके पास अंतिम 5-10 जितने भी दिन है ना, उनमें ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, नया कुछ मत पढ़ो, बुक से मत पढ़ो। अभी आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों बाद आपकी क्या है, सीटी 10+2 यानी 12th लेवल की एग्जाम होने वाली है। तो ज्यादा ज्यादा आपको एकदम अच्छी तैयारी करनी है। और आपकी कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्रत्येक विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक देखिए, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।